Welcome to our new subject, Applied Mechanics. अभी तक आप सभी लोग लगभग इसमें अधिकांश लोग जो है वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़ करके आए होंगे, जिसमें विभिन्न विषयों का आपने अध्ययन किया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस वगैरह। अब आप एक नए सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स से रूबरू हो रहे हैं। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई विषयों का एक समन्वय है, जिसमें फिजिक्स, मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, डायनामिक्स इत्यादि सभी जो है आपको इसमें अध्ययन करने को मिलेगा अप्लाइड मैकेनिक्स के रूप में। जैसा इसका नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स, एक ऐसी विधा या ऐसा एक मैकेनिज़्म जिसका एप्लीकेशन आप दैनिक जीवन में करते हैं। ये दैनिक जीवन में आपको एक नल की टोंटी खोलने से लेकर के और खाना बनाने यानी कुकर में जो आप खाना बनाते हैं वहाँ तक अब तरह तरह के मैकेनिज़्म के थ्रू आप पास होते हैं, जिसके बारे में आप जाने अनजाने रूप से आप परिचित होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक ऐसा विषय है जिसमें हम उन सभी अज्ञात या अदृश्य चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसको हम महसूस तो करते हैं लेकिन उसको देख नहीं सकते, जिसमें प्रमुख है आपका बल। बल हम विभिन्न रूपों में अपने सामने पाते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते। जैसे आप बैठे हैं तो आपका वेट काम कर रहा है नीचे, तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपके ठीक जितना आपका वेट है उसी के ठीक बराबर एक रिएक्शन ऊपर काम करेगा, जो आपको अपनी जगह पर स्थिर करने के लिए सक्षम होगा। अगर इसमें से दोनों में से कोई एक अधिक होता है, अगर आपका वेट अधिक हो जाएगा और रिएक्शन कम हो जाएगा तो आप नीचे चले जाएंगे, जो नहीं हो रहा है। इसका मतलब W आपका वेट जो है वो रिएक्शन के बराबर हो रहा है, आप अपनी जगह पर स्थिर हैं। इसी प्रकार आप जिस छत के नीचे बैठे हैं, छत के ऊपर बीम लगा हुआ है, बीम पर बहुत तरह के लोड पड़ रहे हैं। वो लोड जो है आपको कई तरीके के, जब बल सब्जेक्ट आर्टिकल पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे हम, वो कई तरह के बल आपको प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक जगह आप कोई बैठे हैं तो इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड लोड या केंद्रीयकृत बल, एक जगह पर सेंट्रल लोड है। और अगर इसी को हम सभी लोग फैल करके भेजें पूरे कमरे में तो उसको बोलते हैं यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये काम करता है पूरे उसमें। तो इस प्रकार वो एक बल है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, महसूस होगा। इसी प्रकार बहुत सी चीज़ें हैं जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे आप खाना बनाने की बात कर रहे हैं, कुकर प्रेशर में आप खाना बनाते हैं। पहले कुकर प्रेशर का जब इजाद नहीं हुआ था उस समय क्या था, एक किसी वेसल में आप खाना बनाते थे तो पता चला कि घंटों में आपका एक चावल बना, 2 घंटे में दाल बना। लेकिन आपने एक कुकर प्रेशर का जब इजाद किया तो कुकर प्रेशर के इजाद में क्या हुआ, कम समय में आपका खाना बन करके तैयार हो गया, समय की बचत हुई, ऊर्जा की बचत हुई और आपका खाना तैयार मिल गया। इरेजर इसके बाद हम जो है, ये तो हो गया आपका एक सामान्य एक अनुभव जो आप दैनिक जीवन में उसका प्रयोग करते हैं। अब हम अगर थियरी के रूप में आवें तो हम राशियों, 2 तरह की राशियों से हमारा सामना होगा। राशियां 2 तरह की होंगी, एक होगी आपकी सदिश राशि और एक होगी अदिश राशि। इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वे राशियां
जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का बोध हो वे सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे वेग, भार, त्वरण इत्यादि। इसमें जो है आपका दिशा का बोध होगा, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज़ में आपका चाल, द्रव्यमान, इत्यादि राशियां जो हैं जिसमें हम दिशा का बोध न हो उसे हम अदिश राशियां बोलते हैं। अब इसको हम एक एक करके परिभाषा देंगे। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। नंबर 1 है भार और दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान। भार को हम कैसे परिभाषित करेंगे? यदि किसी पिंड को पृथ्वी जितने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है, किसी पिंड को पृथ्वी जितने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा अपनी ओर खींचती है, वही उसका भार कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ? दिशा का बोध हुआ, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मास। मास क्या है? किसी पिंड में, किसी वस्तु में, किसी पिंड में द्रव्य की निहित मात्रा, द्रव्य की निहित मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। इसमें कोई दिशा का बोध नहीं हुआ, इसलिए स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। ये सभी चीज़ें जो है आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये सभी आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये क्या गया? इसके बाद दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन। दूरी को बोलते हैं हम डिस्टेंस और विस्थापन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये देखिए, इसमें भी एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी हुई। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? दूरी को पहले हम परिभाषित करने जा रहे हैं। तो किसी पिंड द्वारा किसी भी दिशा में स्थान परिवर्तन किया गया है अगर, तो इसको बोलते हैं दूरी। इसकी कोई दिशा नहीं होगी। ये पिंड यहाँ से यहाँ गया, लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं है, बल्कि किसी तरीके से यहाँ पर स्थान परिवर्तन किया, तो इसे हम दूरी बोलेंगे। और ये आपकी हो गई, चूँकि इसमें दिशा का बोध नहीं हुआ, इसलिए स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। लेकिन अगर इसी को किसी निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन करें, ये पिंड किसी निश्चित दिशा में अगर स्थान परिवर्तन करता है, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी के रूप में देखते हैं और इसको हम बोलते हैं विस्थापन। ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है। ये सभी डिफिनीशंस आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछे जा सकते हैं। देन चाल और वेग। चाल और वेग। ये चाल इसको बोलते हैं स्पीड। अब वेग मतलब वेलोसिटी। अब देखिए, इसमें भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड किसे कहेंगे?
किसी पिंड द्वारा स्थान परिवर्तन किया गया अगर है कोई किसी एकांक समय में, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में स्थान परिवर्तन की दर जो है ये आपकी स्पीड कहलाती है। इसको हम, क्योंकि इसकी दिशा कोई विशेष नहीं है इसलिए स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। लेकिन अगर यही स्थान परिवर्तन किसी निश्चित दिशा में किया जाए, किसी पिंड द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन किया जाए तो इसको हम बोलते हैं वेग या वेलोसिटी। ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, इसको इसी रूप में हम परिभाषा देंगे, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा उसको हम बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी कैसे है और ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। देन त्वरण। त्वरण क्या है? त्वरण और मंदन दो शब्द आपने सुने होंगे। त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन, और मंदन होता है रिटार्डेशन। ये दोनों वेग परिवर्तन की दर है। वेग परिवर्तन की दर यदि पॉजिटिव है तो इसको बोलते हैं हम त्वरण, और यदि यही वेग परिवर्तन की दर निगेटिव में है तो इसको हम बोलते हैं मंदन। ठीक है, ये दोनों चूँकि वेग परिवर्तन है इसलिए दोनों की दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक, अब इसके बाद बल, जिसके बारे में, जिस पर पूरा ये मैकेनिक्स ही पूरा डिपेंड कर रहा है, ये है बल। बल को क्या कहेंगे? फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स को हम कैसे परिभाषित करेंगे? बल वह बाह्य कारक है जिसे किसी पिंड पर लगाने पर पिंड स्थान परिवर्तन करे या स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति में आ जाए, उसे हम बल कहते हैं। बल वह बाह्य कारक या वह बाह्य धक्का है जो किसी पिंड पर लगाने पर पिंड अपना स्थान परिवर्तन करे या करने का प्रयत्न करे, इसे हम बल कहते हैं। ठीक है, इसको हम विभिन्न रूपों में बल कई प्रकार के आपको प्रयोग किए जाएंगे और जब अगला चैप्टर शुरू होगा उसमें बताया जाएगा। फिलहाल इसकी अभी परिभाषा केवल बताई गई। देन इस आपके पहले इंट्रोडक्शन में आपको एक और आर्टिकल आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये क्या? न्यूटन का गति विषयक नियम। गति विषयक नियम 3 होते हैं, ये आप सब पढ़े होंगे। पहला क्या होता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या बोलता है? ये कहता है कि यदि कोई पिंड स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अगर कोई पिंड गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। ये पहला आपका जड़त्व का नियम होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। दूसरा है आपका संवेग परिवर्तन का नियम। संवेग परिवर्तन का नियम क्या कहता है कि किसी पिंड पर लगाया गया बल
संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। किसी पिंड पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है, P प्रोपोर्शनल टू A या P इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये संवेग परिवर्तन का नियम है, इसको एक शब्दों में संवेग परिवर्तन का नियम बोलते हैं। तीसरा है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या रिएक्शन का नियम, इसमें क्या होता है, इसको भी आप पढ़े होंगे। हर क्रिया के विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होती है, यही आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जैसे बहुत से उदाहरण आपको दिखाए गए होंगे, पहले बताए गए होंगे कि नाव से उतरते समय आपको एक झटका लगता है, बंदूक से गोली चलाते समय आपको कंधे पर एक झटका लगता है। ठीक है, तो ये क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया हुई। आप स्कूटर से चल रहे हो, एक बैग ब्रेक मारे तो आप आगे की ओर उचक जाते हैं, या एक बैग स्थिर है, एक बैग स्पीड में ले लें तो आप पीछे की ओर फेंका हुआ महसूस करते हैं। तो ये सभी ये तो जड़ तो के नियम में आ गया। क्रिया प्रतिक्रिया में आपका बंदूक वाला है। बंदूक में जो है आप चलाते हैं तो आपको कंधे पर एक रिएक्शन प्राप्त होता है, वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आप किसी को अगर एक चांटा मारते हैं तो आपको हाथ पर चोट लगता है, ये आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, तो ये आपके 3 नियम आपके हो गए, आपके जड़त्व का नियम, संवेग परिवर्तन का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, अब इसके बाद इस चैप्टर में आपको 2 प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत, जो कि अक्सर हर साल पूछा जाता है बदल बदल के। कभी एक पूछा जाएगा, कभी दूसरा पूछा जाएगा, कभी एक पूछा जाएगा, कभी दूसरा पूछा जाएगा, इस तरीके से। तो 2 सिद्धांत हैं। एक है आपका बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसको बोल देंगे हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ये बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत। ये क्या कहता है, इसके अनुसार आप चाहे नोट कर लें, अगर नोटबुक हो तो आप सामने नोट करें, मैं बोल रहा हूँ। इसके अनुसार यदि किसी पिंड पर एक या एक से अधिक बल लगाए जाएं, एक या एक से अधिक बल लगाए जाएं, तो सभी बल भौतिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। कोई बल एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, फिजिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर से सुनिए, यदि किसी पिंड पर कई बल लगाए जाएं और वो सभी बल पिंड पर अपना भौतिक रूप से अलग अलग स्वतंत्र प्रभाव प्रदर्शित करें, तो इसे हम बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत कहते हैं। यदि किसी पिंड पर कई बल लगाए जाएं और वो सभी बल पिंड पर फिजिकल रूप से इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रदर्शित करें, तो ये भौतिक बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ये पहला है आपका। दूसरा, उसका नाम है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। दूसरा आपका बलों की स्थानांतरणशीलता का, राइटिंग नहीं बन रही इस पर, इसको बोलते हैं हम
प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इसको हम कैसे लिखेंगे, आप चाहें तो आप नोटबुक में नोट कर लें। ये कहता है कि यदि किसी पिंड पर कोई बल लगाते हैं तो उस बल को उन सभी बिंदुओं पर स्थानांतरित किया जा सकता है जो इसकी क्रिया रेखा पर स्थित हों तथा पिंड से दृढ़ता से संबद्ध हो। यदि किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाए तो उस बल को उन सभी बिंदुओं पर स्थानांतरित किया जा सकता है जो बल की क्रिया रेखा पर स्थित हो तथा पिंड से दृढ़ता से संबद्ध हो। इसे हम बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। अब एक शब्द आया कि दृढ़ता से संबद्ध हो, तो एक चीज़ और छूट गई इसके पहले आपको बताने के लिए, पिंड और दृढ़ पिंड क्या होता है। सबसे पहले हमको ये बताना चाहिए था पिंड और दृढ़ पिंड क्या होता है, तो उसको भी जान जाए आप। पिंड किसे कहते हैं? एक पिंड बहुत से कणों से मिलकर के बनता है, बहुत से कणों से मिलकर के एक पिंड की रचना होती है। और दूसरा है दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? जब बहुत से कण एक दूसरे से रिजिडली अटैच हो जाते हैं तो एक दृढ़ पिंड की रचना करते हैं। जब बहुत से कण एक दूसरे से रिजिडली अटैच हो जाते हैं तो एक दृढ़ पिंड की रचना करते हैं, इसे ही कहते हैं हम दृढ़ पिंड। तो जो हमने उसमें बताया कि यदि किसी पिंड पर कोई बल लगाया जाए तो उस बल को उन सभी बिंदुओं पर स्थानांतरित किया जा सकता है जो इसकी क्रिया रेखा पर स्थित हो तथा पिंड पर दृढ़ता से संबद्ध हो। ठीक है। तो ये है बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत। ये आपको दोनों हर साल लगभग घुमा फिरा करके कभी पहला सिद्धांत पूछेगा, कभी दूसरा पूछेगा। हर हाल में इन दोनों में से एक पूछा ही जाता है। ठीक है। तो संभवतः ये आपका पहला इंट्रोडक्शन जो है आपका चैप्टर ये समाप्त होता है। अब इसके बाद हम विभिन्न बलों के बारे में पढ़ेंगे जो कि अगले दिन मैं फिर बताऊंगा, और वो है आपका फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस बल विश्लेषण। ठीक है। तो अगले दिन मैं इसको शुरू करूंगा बल विश्लेषण के बारे में। इसमें बल कितने प्रकार के बल्कि टाइप ऑफ बल तो अभी मैं समझा दे रहा हूँ। उसके बाद कौन कौन से प्रमेय हैं, कौन कौन से थियरम्स हैं, उनके बारे में आप अगले दिन जो है अगले क्लास में मैं बताऊंगा। उसको बोलते हैं फोर्स एनालिसिस। इसके लिए आप लोग जो है मेरा जो पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं पहले इस चैप्टर को पूरे हर आर्टिकल को यहाँ पर ड्राइव करूँगा, बताऊँगा। उसके बाद उस पर आधारित 2-2, 4-4 क्वेश्चंस आपको मैं अनसॉल्व दूंगा, और अगर आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई उसको मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है। और इसके लिए आप किताब के लिए बहुत सी किताबें मार्केट में हैं, आप कोई भी किताब ले सकते हैं। विशेष रूप से आपकी जो है जेके कपूर की किताब है, आपकी गर्ग की किताब है, हेमंत शर्मा की किताब है, पी गुप्ता की किताब है, जो भी चाहें आप किताब ले सकते हैं। मैं सभी किताबों से मिला जुला के, हेमंत शर्मा की किताब भी अच्छी है, जो लोग हाई स्कूल के करके आए होंगे उनके लिए हेमंत शर्मा की किताब थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। और बाकी जेके कपूर की किताब ठीक है, गर्ग की किताब ठीक है, पी गुप्ता की किताब ठीक है, ये सभी किताबें ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आर.एस. खुरमी की किताब लाइब्रेरी से खरीद लेंगे, वो उनके लिए काम देगा, आर.एस. खुरमी की किताब। तो ये आपको इस सब्जेक्ट के बारे में एक सामान्य इंट्रोडक्शन हुआ।
जो अगला क्लास होगा उसमें हम फोर्स एनालिसिस के बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके बाय।